वेलकम फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिस में स्वागत है। फर्दर, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, गवर्नमेंट ने जो 21 नवंबर से न्यू लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट किए हैं उनके बारे में हमने सबसे पहले प्रीव्यू डिस्कस किया था, कि इंट्रो डिस्कस किया था कि ये क्या है, कब इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे किया गया, क्या की चेंजेस और फैक्ट्स इसमें हैं। नेक्स्ट वीडियो हमने जो आपको प्रॉमिस किया था कि लेकर के आएंगे कि अक्रॉस द सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स में क्या डिफरेंट की चेंजेस आए हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इन 4 लेबर कोड्स के थ्रू, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस ब्रीफ बता दूं कि हमारे 4 लेबर कोड्स, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, जिनका इंप्लीमेंटेशन 21 नवंबर 2025 से किया गया है। यानी कि 21 नवंबर 2025 से अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज ये सारे चारों लेबर कोड्स लागू हैं। इनसे पहले जो हमारे लेबर कोड्स थे, सॉरी लेबर लेबर लॉज थे, जो 29 सेंट्रल लेबर लॉज थे, जिनको अमेलगमेट करके ये 4 लेबर कोड बनाए गए हैं। ये हल्का सा ब्रीफ है, अर्लियर हमने इसके प्रीवियस अपने वीडियोस में इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि बेनिफिट्स, इन लेबर रिफॉर्म जो किया गया, 4 रिकॉर्ड्स बनाए, 4 लेबर लॉज बनाए गए, इनसे डिफरेंट सेक्टर्स पे या डिफरेंट की बेनिफिट्स हमारे क्या हैं जिनको हमें समझना चाहिए, और क्या की चेंजेस हुए हैं उनको भी हमें समझना चाहिए। फर्स्ट सबसे मेजर चेंज हुआ है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, पहले भी हम लोग ऐसा करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एम्प्लॉय को आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट पर हायर कर लेते थे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया, वो एम्प्लॉय आपके यहाँ से सेपरेट हो जाते थे। इवन आपको किसी प्रकार की कोई ग्रेचुटी या अदर बेनिफिट्स देने की आवश्यकता नहीं होती थी। जो आपने डिसाइड किया वो आप कर सकते हैं। दीज कैन बी डिफरेंट देन द परमानेंट वर्कर्स। बट नाउ अ न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कि अब आप किसी को भी ऑफिशियली फिक्स टर्म एम्प्लॉय के रूप में हायर कर सकते हैं फॉर फिक्स टर्म ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 2 ईयर, इट कैन बी 3 ईयर, इट कैन बी एनीथिंग। फिक्स टर्म एम्प्लॉय में क्या है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय अगर किसी को भी आपने हायर किया है तो उसको सेम सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आप परमानेंट वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं, और इंक्लूडिंग अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आपने 1 ईयर का किया है तो आपको क्या होगा, ग्रेजुटी एलिजिबिलिटी 1 ईयर में ही अप्लाई हो जाएगी फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए, ना कि 5 ईयर के। जिसको भी आपने परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में हायर किया हुआ है, यानी कि जिसके सेपरेशन के लिए आपको सारे प्रोसेस सेम करने होते हैं जो आपको करने होते हैं। सपोज आपने रिटर्न अगर किया या किसी पॉइंट पर आपने अगर सेपरेट किया, तो आपको क्या होता है कि उसके आपको रिटर्न कंपनसेशन डिफरेंट बेनिफिट्स आपको देने पड़ते हैं। यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई तो नहीं होती है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म और सर्विस खत्म। बट जो ग्रेचुटी परमानेंट एम्प्लॉय पे 5 ईयर्स कंप्लीट होने पर ही अप्लाई होती है। जैसे कि एक एम्प्लॉय ने 4 ईयर्स मान लीजिए काम किया आपकी कंपनी में, और उसे रिजाइन देकर के चला गया, तो वो ग्रेचुटी उसको बेनिफिट नहीं मिला, वो उससे बाहर हो गया। बट अगर किसी को अपने फिक्स टर्म एम्प्लॉय पे अगर आपने हायर किया हुआ है, भले वो 1 ईयर ही अगर सर्विस देता है, तो 1 ईयर सर्विस में ही उसके ऊपर 1 ईयर की ग्रेचुटी अप्लाई होती है जो आपको देनी है। इसके बाद क्या कहा गया इसमें, इक्वल वेजेस एज ए परमानेंट स्टाफ, इंक्रीजिंग इनकम एंड प्रोटेक्शन। यानी सेम जो हम परमानेंट स्टाफ के लिए वेजेस देते थे वही वेजेस फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए होगा। अगर जॉब रोल सेम, सेम जॉब रोल टू सेम जॉब रोल, जैसे हम उनको इंक्रीमेंट देते थे इनका भी इंक्रीमेंट करना है, और सारे प्रोटेक्शंस इन पर भी अप्लाई होंगे, चाहे सोशल से रिलेटेड हो चाहे किसी सारे बेनिफिट्स इनको भी मिलेंगे। इसको लाने से फायदा क्या हो, गवर्नमेंट ने प्रमोशन किया है डायरेक्ट हायरिंग के लिए, सो दैट जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इतने अपॉइंट किए जाते थे या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होते थे उनको डिमोटिवेट करने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। से फॉर एग्जांपल, हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या कॉन्ट्रैक्ट ये सब क्यों मैक्सिमम कंपनीज लाती थी, सर्टेन कंपनीज के बारे में बात नहीं करता हूँ, कि हमें वो सारे बेनिफिट्स जो हम परमानेंट एम्प्लॉय को देते हैं वो ना दे करके इनको ना देने पड़े, ये डिफरेंस गैप रहता था। जब आज आपके सामने एक प्रोविजन हो गया कि अगर आप शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय किसी को हायर करते हैं और उसको सेपरेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर करते हैं, एडॉक करते हैं, वट करते हैं, तो उस केस में क्या है कि आपको जब सारे बेनिफिट्स देने ही हैं तो वाई नॉट आप उनको डायरेक्ट हायरिंग करें, अगर हमें ऐसे एम्प्लॉयज की रेगुलर हमें आगे जरूरत है। तो ये इसको क्या कहते हैं, प्रमोट करने के लिए, डायरेक्ट हायरिंग को प्रमोट करने के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अनदर की रिफॉर्म गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के बारे में है। अब वेजेस में गिग, सॉरी वर्कर्स में गिग प्लेटफॉर्म एंड एग्रीगेटर्स वर्कर को भी शामिल किया गया है। जैसे जो लोग स्विगी जोमेटो में सब में काम करते हैं, डिलीवरी देते हैं, अदर टाइप ऑफ सर्विसेज देते हैं,
इनको शामिल किया गया है और इनकी जो बेनिफिट्स अप्लाई किए गए हैं वो सोशल सिक्योरिटी कोड के सारे बेनिफिट्स इनके ऊपर भी अप्लाई किए गए हैं। और एक कंडीशन दी गई है एग्रीगेटर्स को, एग्रीगेटर 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर, जिसकी कैप्ड है 5% ऑफ एनुअल अमाउंट पेड और पेबल टू गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर। टोटल जो आपने गिग वर्कर्स को जो अमाउंट पे किया है या आपको पेबल है उसका 5% आपको सोशल सिक्योरिटी फंड में, ये मैक्सिमम क्राइटेरिया देना है। और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर। अभी क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है एग्रीगेटर के ऊपर कि वो अपना 1% कंट्रीब्यूट करे या 2% कंट्रीब्यूट करे, दिस इज द चॉइस ऑफ एग्रीगेटर कंपनी। और जिसकी कैपिंग ये है कि जितना अमाउंट आप प्लेटफॉर्म वर्कर को आपको जो बिलिंग हो रही है, पेमेंट आप जो भी कर रहे हैं किसी मोड से, उसका मैक्सिमम 5% हो सकता है, 5% से ऊपर नहीं हो सकता है। और एनुअल टर्नओवर ऑफ कंपनी का 1 to 2% के बीच में हो सकता है, इट चॉइस ऑफ द कंपनी। 1% कंट्रीब्यूट करेगी, 1.5 करेगी और 2% करेगी, वट। इसके लिए गवर्नमेंट ने आधार लिंक, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर्स इनके बेनिफिट्स के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है जिसमें कहते हैं कि सभी प्रकार के उनको बेनिफिट इनके रजिस्ट्रेशन होंगे। जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड होंगे वही इस प्रकार का बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाएंगे, इनको मिल पाएंगे। जैसे कि कहते हैं कि एक्सीडेंट, डेथ और हेल्थ पेंशन रिलेटेड सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। कोड में अगर देखें तो सोशल सिक्योरिटी कोड पे अगर देखें तो ये बात भी कही गई है, जबकि ये कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है कि इनके ऊपर जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है पीएफ, ईएसआई, ये सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लागू होंगे। बट कोड एक जगह पर ये बात कहता है कि स्टेट कैन गिव पीएफ रिलेटेड बेनिफिट टू दीज वर्कर्स। दैट मीन्स उन्होंने स्टेट को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप इनके वेलफेयर के लिए कोई पीएफ रिलेटेड स्कीम्स लॉन्च करो। और हो सकता है कि जब हमारे रूल्स आए आगे फ्यूचर में, हमें इस प्रकार की भी कोई भी सिस्टम्स गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी दिखाई दे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बारे में हमारा लेबर कोड सब क्या कहता है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और इंश्योर सोशल सिक्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में भी सोशल सिक्योरिटी, लीगल प्रोटेक्शन जैसे बेनिफिट्स और इक्वल रेमुनरेशन जैसे बेनिफिट्स जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज को होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिले। इसलिए लेबर कोड्स के माध्यम से फिक्स टर्म एम्प्लॉय सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। फिक्स टर्म एम्प्लॉय विल बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी आफ्टर 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, दैट इज बेस्ट, हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं। Principal employer will provide health benefit and social security benefit to contract workers also, either fixed term or any type of worker to get फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। जितने वर्कर हैं इन सभी को एनुअल हेल्थ चेकअप होगा जो कंपनी द्वारा फ्री कराया जाएगा। अभी भी वेरियस नॉर्म्स के थ्रू मैंडेटरी होता है, बट इसको थोड़ा सा और मेजर चेकअप किया जाएगा। हाँ, एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करें कि अर्लियर हमारे पास क्या था कि कोई भी एम्प्लॉय आता था, सबसे पहले हम उसका हेल्थ चेकअप कराते थे, सारा मेडिकल चेकअप करा करके किसी को भी हायर हायर करते थे, सो दैट उसको कोई प्रीवियस डिसीज लेकर के नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार भी, चाहे फैक्ट्री एक्ट में हो या डिफरेंट माइंस एक्ट में हो, डिफरेंट एक्ट्स में हो, उनके हेल्थ चेकअप कराए जाते थे। बट अभी क्या है कि एनुअल हेल्थ चेकअप सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, वन थिंग। और अनदर थिंग व्हाट, कि अगर किसी की एज 40 ईयर्स से ऊपर है, एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, वट एवर, सभी के लिए देन एनुअल हेल्थ चेकअप उस एज के बाद कंपनी की तरफ से, मतलब कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो इन लेबर कोड के थ्रू मैंडेटरी किया गया है। वुमेन वर्कर के बारे में बहुत अच्छे रिफॉर्म किए गए हैं इस लेबर कोड्स पे। सबसे पहली बात है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लीगली प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, यानी कि आप मेल और फीमेल पर किसी प्रकार का भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। जो भी बेनिफिट आप मेल वर्कर को देंगे वही बेनिफिट्स आपको फीमेल वर्कर्स को भी देने हैं। इवन मीन्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये पहले भी था। बट पहले क्या कहते हैं कि बहुत जगहों पर ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन वर्कर्स को कम वेजेस और मेल वर्कर को ज़्यादा वेजेस पे होते थे बहुत से सेक्टर्स पर, स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स पर। बट अब इसको कोर्ट के थ्रू इसको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेड कर दिया गया है कि ऐसा कोई भी प्रोविजन अब आगे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, इसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई किया जाएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वुमेन्स नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए परमिट कर दी गई हैं, प्लस सभी टाइप ऑफ वर्क के लिए, चाहे वो अंडरग्राउंड माइनिंग हो या हैवी मशीनरी का वर्क हो, सभी जगह पर काम कर सकती हैं। बट द कंडीशन इज दैट कि उनकी प्रायर कंसेंट होनी चाहिए और एम्प्लॉयर्स को यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को सभी मैंडेटरी सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर फॉलो करने होंगे।
अब एक और चीज करी गई है कि मैंडेटरी वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, जो आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होगी उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इज कंपलसरी है। प्लस एक स्पेशल चीज की गई है, हम सोशल सिक्योरिटी लाइक पीएफ इन सभी चीजों पर, पहले क्या था कि अगर कोई भी बेनिफिट या कोई भी हमें उसका कल को नॉमिनी के रूप में या किसी प्रकार के रूप में अगर कोई भी बेनिफिट हमें आगे पास ऑन जो हो रहा था उसमें क्या फैमिली के डेफिनेशंस में पेरेंट इन लॉ नहीं आते थे। अब क्या है कि फैमिली के डेफिनेशन में पेरेंट इन लॉ को भी शामिल कर दिया गया है। इन पर भी पास ऑन होंगे। यूथ वर्कर्स के बारे में क्या लेबर रिफॉर्म्स किए गए हैं, इनको मिनिमम वेजेस गारंटीड की गई है सभी वर्कर्स के लिए। ठीक है, पहले भी गवर्नमेंट कहती थी कि भाई मिनिमम वेजेस लॉन्च किया देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो वेरियस कंसिक्वेंसेस उसके थे। बट एक डिफरेंट चीज क्या है यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम वेजेस का स्लैब लॉन्च करेगी जो पैन इंडिया हर जगह अप्लाई होगा, और स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट अपने मिनिमम वेजेस के वेरिएशंस ला सकते हैं। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्लैब लॉन्च किया है उससे बिलो नहीं जा सकते हैं, उससे अबव डिफरेंट स्टेट्स मिनिमम वेजेस ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक सर्टन मतलब जो यूनिफॉर्मिटी है वो आने के चांसेस हैं पैन इंडिया पर। बट मतलब कि मिनिमम ये गारंटी है कि मिनिमम वेजेस ये इतना सभी को मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है या जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं वो उनके जो मिनिमम वेजेस आते हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, नहीं। सभी स्टेट के लिए एक बॉटम लाइन वो डिक्लेयर करेंगे और अपना सेंट्रल अपने हिसाब से उससे अबव जो सेंट्रल के अपने लागू करती है मिनिमम वेजेस वो अलग लागू किया करेंगे, और स्टेट्स भी उस बॉटम लाइन से अबव कुछ भी वेरियस अपने मिनिमम वेजेस के स्लैब्स लाएगी। ऑल वर्कर्स टू गेट अपॉइंटमेंट लेटर, ये कंडीशन एक सबसे बड़ी अप्लाई कर दी गई है कि चाहे आपके एम्प्लॉइज हो, परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो, वर्कर्स हो, हुएवर भी, सभी को अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी कर दिया गया है, जो पहले नहीं किया गया था। इससे क्या हो रहा है कि जब आपने किसी को अपॉइंटमेंट किया है सारे टर्म्स वहां पे मेंशन है, इससे क्या है सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सारी चीजें की हिस्ट्री मेंटेन होती है और उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, हमेशा ही प्रोहिबिटेड था। पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग लीव हैज बीन मैंडेटरी, अगर कोई सैंक्शन और पेड लीव पे जा रहा है तो उसको उस पीरियड में वेजेस देना मैंडेटरी हो गया। इट डजेंट मीन क्या कहते हैं कि किसी की लीव बैलेंस खत्म हो गई है और वो लीव विदाउट पे कंडीशन पर है तो भी वो मैंडेटरी क्योंकि लीव पे जा रहा है। इट डजेंट मीन जो भी लीव के रूल्स हैं कि किस प्रकार से पीएल चलेंगे, किस प्रकार के सीएल चलेंगे, जो भी आएगी और उन पे जो भी जिसके पास बैलेंस है तो उस पर आपको पेड करना है। अर्लियर क्या होता था, बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसे भी काम करती थी बेसिकली कहें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जहाँ पर एम्प्लॉय अगर है उसको पेमेंट मिल रहा है, एम्प्लॉय नहीं जा रहा है तो उसको किसी प्रकार का भी लीव विद वेजेस का पेमेंट नहीं हो रहा है। ये कंडीशन कुछ वहाँ पे मैंडेटरी की गई है जिसका अब गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, वो लीव रूल्स पर और इसकी डिटेल्स गाइडलाइंस आएंगी जब हमारे क्या कहते हैं लेबर कोड के रूल्स लॉन्च होंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली ये कहते हैं कि अप्रैल में रिलीज हो जाएंगे, जैसा कि कहते हैं कि एमएसएमई वर्कर्स के लिए क्या है, ऑल एमएसएमई वर्कर्स कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन एम्प्लॉय काउंट। मिनिमम वेजेस गारंटीड फॉर ऑल वर्कर्स, यहाँ पर भी है। वर्कर्स विल हैव एक्सेस टू फैसिलिटीज सच एज कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर्स, रेस्ट एरियाज, ये यहाँ पर भी है। पहले क्या होता था कि स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रीज जो भी होती थी वहाँ पर फैक्ट्री हो चाहे माइंस हो, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन चीज़ों को चेक करती थी, अप्लाई करती थी, और सर्टेन क्राइटेरियाज थे कि भाई किस कंडीशन पे कैंटीन एप्लीकेबल है, किस कंडीशन में नहीं एप्लीकेबल है। अभी क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग ये सभी पे बेसिक चीज़ें अप्लाई करी गई है। प्रोविजंस टू स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, डबल ओवर टाइम वेजेस, पेड लीव्स, इन चीज़ों को अप्लाई किया गया है। अर्लियर भी हम था कि ओटी कोई करता है तो डबल ओवर टाइम ही होता था। वर्किंग आवर्स के स्टैंडर्ड फिक्स किए गए, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है सभी टाइप की इंडस्ट्रीज में कि 8 to 12 आवर्स की वर्किंग अलाउ की गई है। पहले क्या होता था कि 8 आवर्स ही कम कर सकते थे, 2 घंटे का आप ओवर टाइम कर सकते थे। बट अभी क्या है उसको बढ़ा करके 12 आवर्स तक कोई भी ड्यूटी कर सकता है। दैट डजंट मीन कि 12 आवर की ड्यूटी हो गई, दैट मीन्स कि 8 आवर्स तो आपकी ड्यूटी है और 4 आवर्स रेस्ट जो आपके हैं वो आपका ओवर टाइम है। और वही कैपिंग पुरानी अभी भी अप्लाइड है कि वीक में 48 आवर्स ही काम हो सकते हैं। टाइमली वेजेस पेमेंट इंश्योर्ड,
ये भी थोड़ा सा गारंटेड इसमें की गई है कि भाई सबको फोर्स किया जाएगा, कैसे एम्प्लॉयर्स को मतलब जहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनको कैसे करेंगे, बट ये किया जाएगा कि सभी को टाइमली वेजेस इंश्योर करना है। जैसे पहले अरियर क्या है, जहाँ पर 7 है, कहीं 10th की डेट थी, उस डेट के अकॉर्डिंग कई बार इंडस्ट्रीज लेट पेमेंट करती थी, बट उसका किसी इंडस्ट्रीज को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते थे। बट अब क्या होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, आगे जो रूल्स आएंगे उनमें और इसका क्लैरिफिकेशन आएगा। बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स के लिए क्या है, यहाँ पर भी सेम चीज बात हो रही है कि मिनिमम वेजेस गारंटीड फॉर ऑल, और वर्किंग आवर्स 8 to 12 आवर पर डे, जिसका भी अभी डिस्कस किया, ये सारी चीजें होंगी। ओवर टाइम बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड आवर्स टू बी कंसेंट बेस्ड एंड पे एट लीस्ट डबल ऑफ नॉर्मल वेज रेट। अभी क्या है, पहले तो कई बार क्या होता था कि इंडस्ट्रीज बोलती थी, क्या कहते हैं कि आपको ओवर टाइम करना है तो करना है, दैट डजंट मीन। अब क्या है कि अगर आपको ओवर टाइम करना है तो वर्कर की कंसेंट होना जरूरी है। अगर वर्कर की कंसेंट नहीं है तो कंपनी ओवर टाइम नहीं करा सकती है। और कोई भी वर्कर है बीड़ी एंड सिगार में भी 30 डेज अगर उसने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे साल में, तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है, जो स्टेचुरी बोनस पे किया जाता है। ठीक, अर्लियर भी लॉ हमारा ये कहता था, बट बीड़ी सिगार के लिए स्पेशली अप्लाई कर दिया गया है। प्लांटेशन वर्कर्स जो पहले हमारे वर्कर्स की डेफिनेशन में नहीं थे, अब इनको शामिल कर दिया गया है, जो हमारा OSHWC कोड है, कि प्लांटेशन वर्कर्स आर नॉट ब्रॉड अंडर दिस कोड। और ये कोड क्या है, ये कोड आपका फैक्ट्री एंड माइंस है, डिफरेंट प्रकार की इंडस्ट्रीज टाइप थे, बोको वर्कर, सभी चीजों को क्लब करके ये बनाया गया है। और सोशल सिक्योरिटी में भी प्लांटेशन वर्कर को शामिल किया गया है, क्योंकि सभी को शामिल कर लिया गया है। लेबर कोड अप्लाई टू द प्लांटेशन विद मोर देन 10 वर्कर्स और 5 और मोर हेक्टर्स। अगर आप प्लांटेशन एक्टिविटी हो रही है, वहां पर जो भी प्लांटेशन वर्कर अगर अप्लाई किए गए हैं, अगर उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में 10 वर्कर से ज्यादा है तो प्लांटेशन वर्कर्स कोड के अंदर आएंगे। एडिशनली आपके पास 10 वर्कर्स हैं या नहीं है, अगर 5 और मोर हेक्टर्स की अगर एरिया है, तो भी आपके ऊपर ये लेबर कोड अप्लाई होते हैं, कंपनी के ऊपर भी और वर्कर के ऊपर भी, जो भी वहां पे काम कर रहा है। मैंडेटरी सेफ्टी ट्रेनिंग और हैंडलिंग स्टोरिंग और यूजिंग केमिकल्स, प्लांटेशन में करते समय जो भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं, स्टोरिंग सिस्टम जो भी आप कर रहे हैं, हैंडलिंग कैसे करेंगे डिफरेंट चीजों को, उसके लिए मैंडेटरी सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी, एम्प्लॉयर्स को देना कंपलसरी भी है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैंडेटरी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड केमिकल एक्सपोजर। Workers and their families to get full ESI medical facilities, education facilities for their children are also guaranteed. प्लांटेशन वर्कर्स के लिए अब ESI फैसिलिटीज, पहले क्या थी, ESI फैसिलिटीज को क्या था कि सर्टेन एरियाज पे थी, सर्टेन डिस्टेंस के बाद अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो भी वो ESI में कवर नहीं होते थे। अभी हर टाइप की इंडस्ट्रीज ESI बेनिफिट्स के अंदर कवर हो गई है, चाहे वो किसी प्रकार की भी हो। ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल मीडिया वर्कर्स, ये भी वर्कर की डेफिनेशन में कवर किया गया है, और ये एक अच्छा रिफॉर्म है। डिजिटल एंड ऑडियो विजुअल वर्कर इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डबिंग आर्टिस्ट, स्टंट पर्सन विल नाउ रिसीव फुल बेनिफिट्स एज अदर वर्कर्स आर गेटिंग। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर फॉर ऑल वर्कर्स, यहाँ पर भी सबको देना होगा। पहले ऑडियो विजुअल डिजिटल मीडिया में ये सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं थी, कहीं मिलता था कहीं नहीं मिलता था, अब मैंडेटरी है। टाइमली वेजेस पेमेंट भी इंश्योर मैंडेटरी, और अगर इनको भी ओवर टाइम आप कराते हैं तो वहां पर भी सेम अदर इंडस्ट्री के रूल्स अप्लाई होंगे कि कंसेंट भी लेना पड़ेगा और पेमेंट डबल वेजेस रेट पर करना पड़ेगा, जो नॉर्मल वेजेस रेट है। माइंस वर्कर्स के लिए क्या है, सोशल सिक्योरिटी कोड, किसी प्रकार के भी एक्सीडेंट से रिलेटेड ये सारी बातें इसमें करी गई है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी चीजें सब शामिल किए गए हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ टाइम एंड प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स अब जारी करेगी, स्टैंडर्डाइज वर्किंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशंस को लेकर के स्टैंडर्ड अपने वर्कप्लेस सिस्टम्स को लागू करेगी, जिनको सभी कंपनीज को, सभी इंडस्ट्रीज को फॉलो करना है। हेल्थ सेफ्टी फॉर ऑल वर्कर्स विल बी इंश्योर्ड, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप विल बी प्रोवाइडेड, लाइक हमने सभी अदर इंडस्ट्री को डिस्कस किया, सेम चीज माइंस वर्कर को भी अप्लाई होगी। और वर्किंग आवर्स की भी लिमिटेशन 8 to 12 आवर्स की आपको अलाउ कर दी गई है, बट 48 आवर्स की कैपिंग होगी, और उनको भी इंश्योरिंग हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस आपको इंश्योर करना पड़ेगा माइंस वर्कर के लिए भी। जहां तक ईएसआई की बात है, ये एक बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि ईएसआई माइंस वर्कर के लिए अप्लाई होगा कि नहीं होगा। अर्लियर ईएसआई एक्ट अब तो खत्म हो गया है। अर्लियर ईएसआई एक्ट में क्या था कि माइंस को एक्सक्लूड किया गया था, अभी इसमें क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, जो आपके सामने जब रूल्स आएंगे अप्रैल तक, तो उनमें ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि वेदर माइंस वर्कर अब ईएसआई में अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। दिख तो ऐसा रहा 99% कि अब माइंस वर्कर भी ईएसआई के अंदर अप्लाई हो पाएंगे।
हजार्डस इंडस्ट्रीज के बारे में क्या कहा गया है कि सभी वर्कर्स विल रिसीव फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। सेंट्रल गवर्नमेंट विल फ्रेम नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर बेटर सेफ्टी वर्कर्स। वुमेन कैन वर्क इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट। अब वुमेन सभी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकती है, इंक्लूडिंग चाहे अंडरग्राउंड माइनिंग हो, हैवी मशीनरी हो, हजार्डस जॉब है। इंश्योरिंग इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये क्यों किया गया है? सो दैट सभी को इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। मैंडेटरी सेफ्टी कमेटी एट ईच साइट फॉर ऑन साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ हजार्डस केमिकल जो इंश्योर करनी है सभी कंपनी को। हजार्डस के बारे में बात करें कि अगर आपकी हजार्डस यूनिट है, यानी कि जहां पर ज्यादा रिस्क फैक्टर्स है, तो उस कोड में ईएसआई में एक रिफॉर्म ये किया गया है कि ईएसआई आपके पास अगर एक एम्प्लॉय भी है तो भी ईएसआई एप्लीकेबल होगा। फिर ईएसआई की मैंडेटरी कैपिंग पे हमें नहीं जाना है कि आपके पास 20 वर्कर्स होंगे या नहीं होंगे, देन आपके ऊपर अप्लाई होगा। वो 1 एम्प्लॉय भी है तो भी आपके ऊपर ईएसआई एक्ट अप्लाई होगा। टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए क्या मेजर रिफॉर्म लाए गए हैं कि ऑल माइग्रेंट वर्कर्स, डायरेक्ट हो, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड हो, सेल्फ माइग्रेटेड हो, टू गेट इक्वल वेजेस। पहले क्या हो, कुछ डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे कि भाई जो आपके यहाँ का है, आपके स्टेट का है, उसको आप अलग वेजेस दे रहे हो, बाहर से आया उसको अलग वेजेस दे रहे हो। अभी सबके लिए इक्वल आपको वेजेस पे करना है, सबके इक्वल वेलफेयर बेनिफिट देने हैं। और एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स भी, ये गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स है जो लॉन्च किया गया, जिसमें क्या है कि उनके जो राशन कार्ड्स हैं वो अब आउटसाइड होम लोकेशन पे भी अप्लाई होंगे। मींस अगर एक एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश का है, वर्कर उत्तर प्रदेश का है, वो टेक्सटाइल मिल में आकर के राजस्थान में काम करता है, तो वो अपने राशन कार्ड के थ्रू, पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स के थ्रू, वो यहाँ पर भी राशन कार्ड के सभी बेनिफिट्स ले पाएगा। Worker can raise claims up to 3 years for settlement of pending dues, facilitating flexible and easy resolution. अगर किसी प्रकार का भी कहीं पर भी कोई ड्यूज है तो वो क्या है, वर्कर कोई भी 3 साल के अंदर तक सभी प्रकार के किसी प्रकार के मैटर्स को रेज क्लेम कर सकता है। प्रोविजन फॉर डबल वेजेस फॉर वर्कर्स फॉर ओवर टाइम, सेम यहाँ पर भी अप्लाइड है। आईटी एंड आईटीज वर्कर्स के लिए भी रूल्स अप्लाई किए गए हैं जो पहले थोड़ा सा प्लस माइनस चलते थे। कि सबसे पहला चीज़ है कि भाई उनको सैलरी रिलीज जो मैंडेटरी की गई है वो 7th ऑफ एवरी मंथ वो मैंडेटरी कर दिया गया है, करना ही होगा। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इंश्योर्ड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यहाँ पर भी मैंडेटरी किया गया है। और वोमेन पार्टिसिपेशन जो है, वैसे भी इस इंडस्ट्री में वुमेन्स बहुत पार्टिसिपेट करती थी, बट आपको इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क के लिए मैंडेटरी करना, दैट डिफरेंट थिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है लेबर कोड के थ्रू। फैसिलिटी फॉर वुमेन टू वर्क नाइट शिफ्ट इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट, वुमेन टू गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न हायर वेजेस, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड वेजेस रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ये भी कंडीशन की गई है रूल्स में। हो सकता है कि टाइमलाइन हमारे सामने आए कि आपको सच टाइप ऑफ अगर किसी प्रकार के आपके सामने डिस्प्यूट आए, उनको इस पीरियड में आपको रिजोल्व करना है आपकी कमेटी के थ्रू, अदरवाइज उसका एस्केलेशन क्या होगा, हो सकता है कि इसकी भी गाइडलाइंस हमारे में रूल्स के थ्रू आए। गारंटी फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स थ्रू फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स, ये आईटी इंडस्ट्रीज पे भी अप्लाई किया गया। अगर आप किसी को भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में भी हायर कर सकते हैं, ये इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट देगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें प्रोजेक्ट बेस अपॉइंटमेंट करने पड़ते हैं, दैट इज ओके, बट हम बेनिफिट सेम दे रहे हैं, वो एम्प्लॉय के बेनिफिट में है। कि ऐसा नहीं है कि हम 2 साल काम करके चले गए, ग्रेस्टी से बाहर हो गए, 2 साल है अपनी ग्रेस्टी ली और हम वहां से फ्री हो गए, दैट्स फाइन। डॉक वर्कर्स को भी अब इंक्लूड किया गया है वर्कर की डेफिनेशंस में, जिनको फॉर्मल रिक्वेशन और लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स, इनको भी गारंट किया गया है डॉक वर्कर्स के लिए भी। प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सभी बेनिफिट्स, ईएसआई, ये सभी चीजें डॉक वर्कर्स के लिए भी अप्लाई की गई है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, टेम्पररी वर्कर हो, एनी टाइप ऑफ वर्कर्स भी हो। एम्प्लॉयर फंडेड एनुअल हेल्थ चेकअप भी मैंडेटरी कर दिया गया है यहाँ पर भी, जैसे अदर इंडस्ट्रीज में मैंडेटरी किया गया है। डॉक वर्कर्स टू गेट मैंडेटरी मेडिकल बेनिफिट लाइक फर्स्ट एड्स, सैनिटरी वॉशिंग एरियाज, ईटीसी टू इंश्योर डिसेंट वर्क कंडीशन एंड सेफ्टी। जो पहले फैक्ट्रीज पर या माइंस पर या स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस पर जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई होते थे, वहाँ पर सारी बेनिफिट्स होते थे, अब ये डॉक वर्कर्स पे भी अप्लाइड है। एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी अब क्या कहते हैं इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर भी फिक्स टर्म वर्कर की डेफिनेशन दी गई है, सो दैट इनको भी अपने स्पेसिफिक पीरियड पर गृहस्थी, प्रोविडेंट फंड, ये सारे प्रकार के बेनिफिट्स प्रोवाइड हो। एवरी वर्कर्स टू हैव द ऑप्शन of availing annual leaves after 180 days of work in a year, this is a good reform। और पहले क्या होता था कि आपका एनुअल जो लीव्स होती थी वो 240 डेज की कैपिंग में होती थी, और सर्टन क्या कहते हैं हजार्डस पर या माइनिंग में अगर देखेंगे तो अंडरग्राउंड पर आपको डिफरेंट रूल्स होते थे, अभी 180 से नीचे भी होता था। बट अभी क्या है कि 180 कैप एवरीवेयर अप्लाई किया गया है। अंडरग्राउंड के लिए कोई डिफरेंट अगर आता है तो हमें कोर्ट के जब रूल्स आएंगे तब हमें उससे मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी एक चीज ये सभी जगह अप्लाई कर दी गई है कि अब एनुअल लीव 180 डेज पर सबको मिलेगी,
जो पहले 240 डेज था उसको चेंज करके 180 डेज कर दिया। एवरी वर्कर टू गेट राइट टू टाइमली वेजेस पेमेंट एंड नो अनऑथराइज्ड वेजेस डिडक्शन और नो वेज सीलिंग रेस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट सेक्टर्स में भी अप्लाई होगा। ये नहीं कि आप किसी प्रकार का कुछ भी आप डिडक्शन लगा दें अदर डिडक्शन के क्राइटेरिया में डाल करके, तो वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। वुमेन अलाउड टू वर्क इन नाइट शिफ्ट आपके एक्सपोर्ट यूनिट पर भी कर दिया गया है। सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स इंक्लूडिंग मैंडेटरी रिटर्न कंसेंट, डबल वेजेस फॉर ओवर टाइम, सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन, सीसीटीवी सर्वेलांस, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ये सारे कंपनीज में अप्लाई करनी पड़ेंगी, स्पेशली फॉर अगर आप वुमेन वर्कर्स जहाँ पे हायर है, तो ये सारे सुविधाएं आपको सब जगह करनी पड़ेंगी। अब कुछ बातों के बारे में बात कर ले कि कुछ कॉमन चीजें हैं, हमने अभी अपने प्रीवियस डिस्कशन में भी डिस्कस किया, जहां पर हमने की सेक्टर्स में की कैटेगरीज में क्या मेजर बेनिफिट्स आए हैं जिनके बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम डिस्कस कर लें, कुछ नट सेल में बातें समराइज भी कर लें और कुछ की फैक्ट्स जो हम प्रीवियसली डिस्कस किए तो आगे भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनल फ्लोर वेजेस आपका इंट्रोड्यूस होगा, जिसमें क्या होगा कि कोई भी वर्कर बिलो द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड का जो भी क्राइटेरिया है उसके नीचे से कोई वेजेस प्राप्त ना कर सके। मीन्स यानी कि फ्लोर वेजेस के ऊपर आप दे सकते हैं, फ्लोर वेजेस के नीचे आप नहीं दे सकते। इवन गवर्नमेंट भी कोई भी नॉर्म्स ऐसा नहीं ला सकती है या मिनिमम वेजेस की कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन उस फ्लोर वेजेस के नीचे नहीं लाएगी। जेंडर न्यूट्रल पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए है, मेल फीमेल एनी जेंडर है, सभी के लिए इक्वल पे एंड इक्वल बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किया गया है। एक ये देखिए आपको मेजर चीज बताते हैं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम। पहले क्या होता था, हमारे पास इंस्पेक्टर होते थे, लेबर इंस्पेक्टर, पीएफ इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ये केवल इंस्पेक्शन करते थे। अभी क्या है कि इनको इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना है, यानी कि वो इंस्पेक्टर तो वही है, इंस्पेक्शन तो करना ही है, बट फैसिलिटेट भी करेंगे इन कोड के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, और आपको सपोर्ट भी करेंगे, जिससे शिफ्टिंग इन्फोर्समेंट टुवर्ड्स गाइडेंस, अब ये गाइडेंस आपको देंगे, अवेयरनेस देंगे, कंप्लायंस सपोर्ट्स देंगे, रेदर देन आपके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन लेने के। ये एक स्पेशल चीज रिफॉर्म्स किया गया है, जिससे इंस्पेक्टर राज जिसको नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत इसमें रिफॉर्म जरूर आएगा। फास्टर एंड प्रेडिक्टेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पहले क्या होते थे, डिस्प्यूट्स कोई भी होते थे हमारे लॉन्ग पीरियड में जाते थे, इसको भी थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि अब आपको फास्टर रिजोल्यूशन देने पड़ेंगे। सिंगल रजिस्ट्रेशन, वैसे काफी समय पहले से ये चीज अप्लाई हो चुकी है कि अगर आप एक रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म से, पीएफ से कर लो या सब सुविधा पोर्टल से अगर आप करते हैं, तो सिंगल आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें ऑल एक्ट्स, ऑल डिफरेंट सभी जगह आपका रजिस्ट्रेशन एट अलॉन्ग हो जाता है, और साथ ही साथ अगर आप एक जगह से रिटर्न फाइल करते हैं तो सभी एक्ट्स पे आपका रिटर्न फाइल हो जाता है। ये बेनिफिट्स कुछ समय से पहले से भी लागू है, ये कोर्ट के थ्रू ही लागू है, 21 नवंबर से मैंडेटरी किए गए हैं, बट कोर्ट तो आपका 2019 में से आ गए थे, आपका वेजेस कोड 2019 में आ गया था, और रिमेनिंग जो 3 कोड है वो 2020 पे गेस्टेड नोटिफिकेशन थ्रू जारी किए गए थे, लागू 21 नवंबर से किए गए। नेशनल ओएसएच बोर्ड बनाया जाएगा, जिससे कहते हैं कि हार्मोनाइज सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड अक्रॉस सेक्टर्स गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। मैंडेटरी सेफ्टी कमेटी है, सभी इंडस्ट्रीज को बनाना जरूरी है, जहां पर 500 प्लस वर्कर्स हैं, जिससे क्या कहते हैं कि वर्क प्लेस की अकाउंटेबिलिटी डिफाइन हो सके। हायर फैक्ट्री एप्लीकेबिलिटी लिमिट, ईजिंग रेगुलेटरी बर्डन फॉर स्मॉल यूनिट्स वाइल रिटेनिंग फुल सेफगार्ड्स फॉर वर्कर्स, ये बनाया गया है। अब इन जनरल हमने अपने डिस्कशन में वैसे ही मैंने आपको अपडेट करते रहा हूँ, फिर भी मैं आपको और बता रहा हूँ कि ये कोर्स 21 नवंबर से लागू हो गए हैं। दैट मीन्स सभी लोग अकॉर्डिंगली अपने आप को मैंडेट करें। एक क्वेश्चन जैसे आ रहा है कि हमें इस बार का रिटर्न कैसे फाइल करना है, इट्स ओके, ये रिटर्न अभी आपको जैसे पुराने सिस्टम से अकॉर्डिंगली फाइल करने हैं, अभी नए कोड के अकॉर्डिंग आपको कोई भी काम नहीं करने हैं, लेकिन इस पीरियड में जिस समय से ट्रांजिशन जो पीरियड है, जब तक कि आपके रूल्स आते हैं, इस बीच में आपको क्या है कि कोर्स के जो डिफरेंट की चेंजेस आए हैं वो अपनी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। गवर्नमेंट जो इसके करस्पॉन्डिंग रूल्स रेगुलेशन स्कीम जो फॉर्म कर रही है, वो आप ये मान के चलिए कि मार्च के एंड में या अप्रैल में आपको रिलीज हो जाएंगे, और इस ट्रांजिशन पीरियड पर relevant provisions of existing labor acts and their respective rules, regulation, notification, standard schemes, etc. will continue to remain in force. तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने की फैक्ट सारे डिस्कस किए हैं। फर्दर आप कमेंट्स में कोई बात आप कह सकते हैं, अगर कोई स्पेशल पॉइंट्स पर आपको वीडियो लाना है, किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो लाना है, तो आप उसमें डिस्कस हमारे साथ कर सकते हैं, आप उसे बताएंगे, हम डेफिनेटली देखेंगे, ऐसा वीडियो लाएंगे।
अब फर्दर मेरा जो अपकमिंग वीडियो आएगा इस लेबर कोड्स को ही आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम हर कोड वाइज कंप्लायंस को डिस्कस करेंगे, जो आपकी कंपनी के रिक्वायरमेंट है, जो आपको एटलीस्ट मिनिमम करना है और इस ट्रांजिशन पीरियड में आपको वो चेंजेस लाना शुरू कर देना है। तो we look at what changed, what's still the same, and whether compliance has become easier or bit more challenging। हम डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले में आप देखेंगे जब मैं कंप्लायंस के बारे में बात करूंगा कि वेजेस एक्ट में क्या कंप्लायंस आपको लानी है, सॉरी वेजेस कोड में क्या कंप्लायंस आपको लानी है, सोशल सिक्योरिटी कोड में क्या कंप्लायंस लानी है। तो उन कंप्लायंस में जब आप देखेंगे तब आप ये कंपेयर कर पाएंगे इफ यू आर एचआर प्रोफेशनल्स। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कोई बात नहीं, आपको नया नॉलेज आपको गेन हो रहा है कि पहले हम क्या कंप्लायंस करते थे और अब हमें और क्या कंप्लायंस करनी, वेदर हमें कितना इजी हुआ है और कितना हमारे लिए चैलेंजेस हुआ है। वैसे मोस्टली इजी हुआ है, चैलेंजेस बहुत कम ही हुआ है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।